हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समावेशी विद्यालय का सृजन। और आज का हमारा क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए समावेशी शिक्षक उत्तरदायित्व पर। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका तथा जिम्मेदारी। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बाधित तथा सामान्य बच्चे एक साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा की सफलता में एक अध्यापक की विशेष भूमिका होती है। वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उसके उचित मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक ऐसा बिंदु है जहां से बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कुशलताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होती हैं। वह सभ्यता के द्वीप प्रचलित रखने में योगदान प्रदान करता है। वह केवल व्यक्ति का ही मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापक को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना चाहिए। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका तथा जिम्मेदारी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षण कार्य। शिक्षा प्रदान करना अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है। अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे आधुनिक तकनीकी के बारे में पूरी तथा विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण संबंधी सभी समस्याओं का समाधान भी अध्यापक को करना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2, गठन। शिक्षण के साथ साथ अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह स्कूल के गठन तथा संचालन में मुख्य अध्यापक के साथ तालमेल करके उसे उचित सहयोग दे। अध्यापक को निम्न प्रकार से मुख्य अध्यापक को सहयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम से संबंधित तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन करना। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए पुस्तकालय के गठन में सहयोग देना। उसे यह बताना चाहिए कि पुस्तक बच्चे के विकास से संबंधित है या नहीं। शिक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित समितियों में भाग लेना। अब है मूल्यांकन। शिक्षण कार्य की परीक्षा लेना तथा उसका मूल्यांकन करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। अध्यापक को विद्यार्थियों की मौखिक व लिखित परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा देने से छात्रों को अपनी गलतियों व कमियों का पता चलता है। बच्चों के माता पिता को भी इससे संतुष्टि होती है। अगर अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन नहीं करता तो वह अध्यापक यह नहीं जान सकता कि जो उसने पढ़ाया है वह ठीक है या गलत। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल्यांकन का विशेष महत्व है। अब है नंबर 4, रिकॉर्ड रखना। शिक्षण प्रशिक्षण के बाद अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक छात्र के बारे में उसकी उपलब्धियों व गतिविधियों का पूर्ण ध्यान रखें तथा उनका रिकॉर्ड रखें। अब है नंबर 5, निर्देशन। अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन देना है। वह सभी प्रकार के बच्चों को निर्देशन देता है जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब है दृष्टिबाधित बालकों को निर्देशन। दृष्टिबाधित बालकों को निर्देशन देने से पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि दृष्टिबाधिता का स्तर क्या है। मुख्यतः दृष्टि दोष साधारण व गंभीर हो सकते हैं। गंभीर रूप से बाधित बच्चों को निर्देशन देने के लिए अलग कक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए। कक्षा में रोशनी तथा बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए पाठ्य सामग्री मोटे अक्षरों में छपी होनी चाहिए। समय समय पर नेत्र चिकित्सक से चेक करवाना। साधारण रूप से बाधित बालकों को विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
अध्यापकों व अन्य सामान्य बालकों का व्यवहार इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अब है श्रवण बाधित बालकों को निर्देशन। कुछ बालक जन्म से बहरे होते हैं। ऐसे बालक प्राय गूंगे भी होते हैं। कुछ बालक ऊंचा सुनते हैं। कुछ बालक कान में दर्द, कान बहना, कान में खारिश होना आदि रोगों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे सभी बालकों को उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसे बालकों को निर्देशन देना काफ़ी कठिन कार्य है। अध्यापक ऐसे बालकों के सामने धीरे धीरे बोलता है और सहायक सामग्री की सहायता से भाषण देता है। बालक अध्यापक की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उन्हीं गतिविधियों को दोहराते हैं। ऐसे बालकों को पढ़ाते समय बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए और कक्षा में बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। अब है वाणी बाधित बालकों को निर्देशन। वाणी दोषों के अंतर्गत हकलाना, तुतलाना, तेज बोलना, फटा तालु तथा अनियंत्रित वाणी आदि आते हैं। वाणी बाधित बच्चे प्राय कक्षा में हंसी का पात्र बनते हैं और इसके फलस्वरूप वे हीन भावना से ग्रस्त भी हो जाते हैं। स्वयं को अपेक्षित महसूस करने के कारण यह स्वयं के दोष छिपाने लग जाते हैं और बोलना कम कर देते हैं। ऐसे बालकों को निर्देशन देना काफ़ी कठिन होता है। इनके साथ बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ता है। अब है शारीरिक दुर्बलता दोष बालकों का निर्देशन। कुछ बालक शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। शारीरिक दुर्बलता के कारण ये बालक जल्दी थक जाते हैं और सामान्य बालकों के साथ स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। इन्हें इनकी क्षमता के अनुसार स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी बौद्धिक व शारीरिक क्षमता का विकास करना चाहिए ताकि वह समाज में स्वयं को अपेक्षित महसूस ना करें। अब है प्रतिभाशाली व सृजनशील बालकों का निर्देशन। इन्हें निर्देशन देते समय अध्यापक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम मानक टेस्ट के द्वारा इनकी प्रतिभा का मापन करना चाहिए। इनकी योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुकूल उनका विकास करने का उचित प्रबंध करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिकाधिक भाग दिलवाना चाहिए। उच्चतम शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब है मानसिक रूप से विकलांग बालकों का निर्देशन। इसकी भी 3 कैटेगरी हैं। जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि बालकों को किसी प्रकार की शिक्षा या निर्देशन नहीं दिया जा सकता है, बल्कि इन्हें छोटे बच्चों की तरह नहलाया धुलाया व भोजन कराया जाता है। अब है मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि बालकों को प्रशिक्षण व निर्देशन द्वारा इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह छोटे मोटे कार्य कर सकें और स्वयं की देखभाल कर सकें। थोड़ी सी सावधानी, परिश्रम तथा लगन के द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अब है मूर्ख बुद्धि। मूर्ख बुद्धि बालक सामान्य बालकों जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। ऐसे बालकों को उचित मार्गदर्शन व परामर्श देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा इनके लिए निदानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। अब है मंदबुद्धि बालकों का निर्देशन। मंदबुद्धि बालकों को परामर्श देते समय उनकी रुचियों, अभिरुचियों व अभिवृत्तियों की पहचान करके ही उन्हें उचित शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। इनमें आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करने चाहिए। इनके लिए अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इन बालकों के लिए व्यवहारिक व सैद्धांतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
सो फ्रेंड, यह थी आज की हमारी वीडियो। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।